अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। IS-10 के 2 सवाल कहे थे मैंने करने को, किए भी होंगे। शाबाश, ज़बरदस्त। मसले भी हो सकते हैं थोड़े से। किसी को कोई मसला नहीं? हाँ जी, वहाँ नहीं यार, ये क्या मजाक है, ये क्या बात है। चलें खुद ही बता देता हूँ, हो सकता है किसी को हो। क्वेश्चन नंबर 2 कहा था और क्वेश्चन नंबर 3 कहा था। वो रिकॉर्डिंग में हो सकते हैं बच्चे मसले, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 IS-10। फूल बेचते हैं हम, खुशियां बिखेरते हैं, खुशबुएं बिखेरते हैं, फूल बेचते हैं हम। 31 दिसंबर 14 ईयर एंड है। पॉइंट नंबर 1, एक कस्टमर था जो बैंकरप्ट हो गया, और वो बैंकरप्ट इसलिए हुआ क्योंकि उसके गोडाउन में आग लग गई थी। अच्छा, ये जो आग लगी थी ये 15 जनवरी से पिछले हफ्ते, तो ये जनवरी में ही कहीं लगी है ना, तो ये नॉन एडजस्टिंग है। पॉइंट नंबर 2, हमारा एक कस्टमर बुरा मान गया, उसने हमें एक इवेंट होना था 23 दिसंबर पे। इवेंट, ये IS-10 वाले इवेंट की बात नहीं कर रहा, एक कोई तकरीब होनी थी, दूसरे मुल्कों के लोग आने थे, तो वहाँ के लिए सरकारी फंक्शन था कोई। उसने हमें ऑर्डर दिया था फूल डिलीवर करने के लिए। हमने सोचा कि बूढ़े बूढ़े लोग हैं, तो हमने बूढ़े बूढ़े फूल भेज दिए। तो अब वो बुरा मान गए, तो उन्होंने फिर हमारे ख़िलाफ़ केस किया हुआ है। अच्छा, ये जो हमारे ख़िलाफ़ केस है, इसकी वजह ख़राब फूल देना, और वो ईयर एंड से पहले की बात है, तो इसलिए ये जो 10,000 है। पॉइंट नंबर 3, सेल बाय डेट। ये मुझसे ग्रुप पे भी शायद किसी ने पूछा था। एक्सपायरी डेट, सेल बाय डेट, एक्सपायरी डेट। फूल है ना, तो हम तो फ्रेश फूल भेजते हैं, तो उन्हें तो ख़राब होना ही है। तो ये जो सेल बाय डेट है, ये एक्सपायरी डेट है। तो हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ था फूलों का, उनके ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी वो ईयर एंड से पहले गुजर चुकी हुई थी, क्योंकि वो कोने में पड़े रह गए थे। एट ईयर एंड 5,000 कॉस्ट वाले कुछ फूल थे, वो पड़े रह गए थे हमारे पास, कोने में पड़े थे, हमें ख्याल नहीं रहा, तो वो एक्सपायर्ड थे। तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, हमें पता बाद में चला कि तो एक्सपायर्ड है, तो ये हमें स्टॉक में से निकाल देने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हाँ ये पूछा था किसी ने, बर्गलरी का मतलब है चोरी होगी दुकान पे। तो बर्गलरी हमारे बिजनेस प्रेमिसेस, हमारे बिजनेस प्लेस पे चोरी हुई है, और चोर लेके भी क्या गया है, कीड़े मार दवाएं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये कीड़े मार दवाएं हैं। तो चोर जो है ना, वो स्पेशली इरादा करके कीड़े मार दवाइयाँ लेने आया था, तो 2 जनवरी को चोरी हुई है। तो ईयर एंड के बाद स्टॉक का चोरी हो जाना नॉन एडजस्टिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 1, फ्लड आया है जुलाई में और उससे इन्वेंट्री खराब हुई, नॉन एडजस्टिंग है। पॉइंट नंबर 2, हमारा एक कॉर्पोरेट कस्टमर का मतलब होता है जो आम इंडिविजुअल्स हैं, वो नॉर्मल कस्टमर्स हैं। अगर कोई कंपनी हमारा कस्टमर है तो वो कॉर्पोरेट कस्टमर है। वो बैंकरप्ट हो गया, लिक्विडेटर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हुआ, जो ये सारी बैंकरप्सी डील कर रहा होता है। तो उसने कहा कि जी सिर्फ जिसके जितने पैसे इस बंदे ने देने हैं, इस कंपनी ने, बस 20% ही मिल सकेगा। 20% ऑफ द डेट वुड बी पेड ऑन लिक्विडेशन, यानी 80% डूब जाएगा। तो इस बैंकरप्सी का रीज़न पॉइंट 2 में कहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए एडजस्टिंग। पॉइंट नंबर 3, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, इसमें शायद मेरा ख्याल था किसी को एतराज़ होता, लेकिन या तो आपने सवाल किया नहीं या एतराज़ नहीं हुआ। इसमें एतराज़ ये हो सकता था कि जब मैं मिसालें दे रहा था तो मैं नए प्रोडक्ट की मिसालें दे रहा था कि कंपेटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च किया,
तो ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? हाँ जी, इसका जो बेहतर आंसर है ना वो यही है कि इसको हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर तो प्रॉपरली अनाउंस्ड था ईयर एंड से पहले फिर एडजस्टिंग है, अगर नहीं था तो नॉन एडजस्टिंग है। तो बेहतर आंसर इसका यही है। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट चेंज कर दिया अगस्त में, नॉन एडजस्टिंग होता है। लास्ट, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया अगस्त में, नॉन एडजस्टिंग है और डिस्क्लोज होगा। ये 2 सवाल दिए थे होमवर्क और IAS 10 बहुत है। इसका सेपरेट सवाल वो एक ही था जो बताया था, उससे ये ज़्यादा पुरानी स्कीम के हैं। कैफ का वो एक ही सवाल था। बहरहाल IAS 37 करेंगे ना तो उसमें ये मिक्स हो जाता है कभी कभी। IAS 37, ये IAS तकरीबन लाजमी होता है पेपर में। इसमें न्यूमेरिकल सवाल भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर डिस्कशन वाले होते हैं। कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज्यादा, यानी अगर जाग रहे हैं ना आप अगर, तो ये मजे का है। लेकिन अगर सोए रहे हैं तो फिर तो क्या, फिर तो कोई हल नहीं है। तो अगर होश से सुने जागे रहें तो ये बहुत मजे का स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। कोशिश करूंगा मिसालें दे दे के कि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अच्छा, ये जो हेडिंग दी है मैंने, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स, इसमें ना 3 चीजें, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट। सबसे ज्यादा बड़ी डिस्कशन प्रोविजन पे है। ये तो 15-15 मिनट की डिस्कशन है। मेनली जो हफ्ता 8 दिन लगने हैं वो प्रोविजन पे लगने हैं। एग्जाम का तकरीबन मस्ट ईयर टॉपिक है। छोटा सवाल भी आ सकता है, छोटा सवाल हो तो ज्यादा चांसेस न्यूमेरिकल सवाल के होते हैं, वरना बड़ा सवाल हो तो डिस्कशन वाला सवाल ही होता है बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर का तकरीबन लाजमी सवाल होता है ये। अच्छा, प्रोविजंस की हेडिंग दूंगा अभी ना आपसे एक पुरानी चीज पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। ये लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, ये जो यहां लिखने लगा हूं, ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, ये पुरानी चीज पूछ रहा हूं। एक लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन है। अच्छा, ऑब्लिगेशन जो है वो बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन बनी क्यों? हाँ, हुआ ये था, जैसे सबसे मशहूर मिसाल, सबसे नहीं, मशहूर मिसालें लायबिलिटी की, और इतनी अकाउंटिंग पढ़ ली यार, FR पास हुआ पड़ा है। लोन है, बिजनेस का इरादा है कि वो एक बैंक से लोन लेंगे, जब लोन लेंगे तो वापस भी कर देंगे, तो ये लायबिलिटी बुक्स में आएगी। पक्का इरादा, हाँ पक्का इरादा। लायबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि लोन लेंगे तो जिम्मेदारी बनेगी, अभी लोन नहीं लिया है, हो सकता है मुकर जाए कल को, ना लें लोन तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी है। तो लायबिलिटी के लिए जरूरी होता है कि वो इस वक्त सर पे जिम्मेदारी मौजूद हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, और ये जिम्मेदारी हमारे सर पे है क्योंकि हमने कोई ऐसा काम किया था जिसकी वजह से सर पे जिम्मेदारी आ गई एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये होती है लायबिलिटी। एक बैंक से लोन ले चुके, 15 साल बाद वापस करना है, लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, 15 साल बाद वापस करेंगे। प्रेजेंट का इससे मतलब नहीं है कि कल वापस करनी है, अभी वापस करनी है, 15 साल बाद वापस करनी है, लेकिन जिम्मेदारी है कि वापस करना है। और क्यों है ये जिम्मेदारी? क्योंकि लोन लिया था। क्रेडिटर लायबिलिटी क्यों है? क्रेडिटर क्यों लायबिलिटी है?
क्योंकि गुड्स खरीदी थी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि पैसे ले लिए थे। अब ये हमारी लायबिलिटी खत्म कैसे होगी? या तो क्रेडिटर खत्म हो जाए ना, फिर तो खत्म हो जाएगी, वरना हमें सेटल करनी पड़ेगी। और जब सेटल करनी पड़ेगी तो ज्यादातर तो लायबिलिटीज कैश देकर सेटल होती हैं, लेकिन अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर है तो फिर गुड्स सर्विसेज देनी पड़ती हैं, तो ये सेटल होगी। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये बिजनेस के रिसोर्सेज आउट करा के ही सेटल होगी, ये होती है लायबिलिटी। जैसे लोन, क्रेडिटर्स, एक्रूअल यानी कोई एक्सपेंस एक्रू कर लिया, ये भी लायबिलिटी है। एक्रूड सैलरीज, ये क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि हम एम्प्लॉय से सर्विस ले चुके, अब उसको सैलरी देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर ये नाम अलग से क्यों बनाए हुए? एक्रूअल, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी। नहीं तो सैलरी पेएबल और बिल पेएबल और एक्रूड एक्सपेंस में क्या फर्क है? एक्रू क्यों, मतलब एक्रूअल का वर्ड प्रैक्टिकली क्यों इस्तेमाल होता है? नहीं, हम किसी एक्सपेंसेस के बारे में एक्रू का वर्ड क्यों लाते हैं? हाँ जी, और कोई जवाब है? अच्छा चले, मैं फिर से वर्ड चेंज करता हूं। एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, ये दोनों में फर्क क्या है? एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है? अच्छा हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्या है? पे करना है। तो एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो दोनों में फर्क क्या है स्पेलिंग के अलावा? है? हाँ, ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि पहले कभी इस तरह से चीज डिस्कस नहीं हुई होती, नहीं पता होगा आपको। एक्रूअल जो होती है ना, ये उन एक्सपेंसेस के लिए वर्ड प्रैक्टिकली यूज हो रहा होता है जिनका अभी फाइनल बिल नहीं आया होता और हम खुद से अंदाजे लगा रहे होते हैं। जैसे बिजली का बिल है, तो जो मीटर रीडिंग है उससे यूनिट्स पता चल जाएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ अनाउंस्ड है, हम चाहें तो बिल खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा। तो अब अगर बिल ऑफिशियली अभी आया नहीं है, पता नहीं कोई बात चल रही है हमारी वहाँ डिपार्टमेंट में, वो कह रहे हैं जी आपका एड्रेस मिस हुआ हुआ है, हाँ जी आ जाएगा आ जाएगा, 2 4 6 महीने गुजर गए, बिल नहीं आ रहा होता है, लोगों में ये प्रॉब्लम्स हैं, बिल नहीं आ रहा होता। तो अब बिल नहीं आया, लेकिन हमें पता है जून की बिजली इस्तेमाल हुई है, तो उसको आप पेएबल तो बनाना है ना, तो उसको बिल पेएबल की बजाय एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी कह रहे होते हैं। तो वो पेएबल्स जिनका भी बिल नहीं आया होता, हम खुद से अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन बात आपकी इस हद तक सही थी कि एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। इसका नाम मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट एक नया क्रिएट करने लगा। तो एक्रूअल के बारे में जो मैंने आपको उसकी शान में एक दो बातें कही हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख लेना। मैं मिसाल दोबारा बता देता हूं। अगर बिजली का बिल हमें आ गया है तो वो तो पक्का बिल नजर आ रहा है कितने का, ऑफिशियल बिल हमारे हाथ में, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट, पक्का पेएबल है। लेकिन अगर बिल नहीं पहुंचा तो हम खुद से कैलकुलेशंस करके अंदाजे लगा लें, तो वो एक्रूड एक्सपेंस होता है। नेचर के एतबार से लायबिलिटी ही है, दोनों सेम है, लेकिन ये वर्डिंग का डिफरेंस इसलिए है। बिजली का बिल आ गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल बन गया, अभी बिल आया नहीं है लेकिन मीटर रीडिंग भी मौजूद है,
तो बिल की अमाउंट कैलकुलेट बिल्कुल हो सकती है। तो फिर हम एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे होंगे, तो इसमें थोड़ा सा अंदाजा इन्वॉल्व होता है बस, इसलिए इसमें एक्रूड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बिल आने का इंतजार कर लें, फिर क्यों एक्रूड का वर्ड, क्या जरूरत है जल्दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, हो सकता है बिल लेट हो रहा हो, तो इसलिए एक्रूअल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये एक्रूअल का और पेएबल का कच्चा कच्चा सा नाम का फर्क है, वरना काम के एतबार से, इज्जत के एतबार से दोनों लायबिलिटी ही हैं। एक्रूअल के बारे में कोई एक आधी लाइन लिख लेते तो मैं आगे चलूं। फर्क नहीं समझ आया तो बताएं बेटा, दोबारा बताता हूं। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब ओके। IAS 37 में ना तीन चीजें हैं, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट। ये अगर आपने हेडिंग लिख ली तो मैं मिटा देता हूं। ये इसमें से हम लोग शुरू करने लगे हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस, अब जब तक मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट की हेडिंग नहीं डालूंगा तो कोई 7-8 दिन इसमें प्रोविजंस में ही गुजरेंगे। अनम्यूट हो गया। हो सकता है कि सवाल ये पूछा है कि हम एक्रूड सैलरीज का वर्ड क्यों यूज करें, हमें पता तो होता है कितनी सैलरीज हैं। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना नॉर्मली एनुअल बनती हैं नॉर्मली, लेकिन लिस्टेड कंपनीज में क्वार्टरली भी बनती हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी होती हैं। ये आप लोग CFAP में IS-34 और जैसे भी जब आर्टिकल्स में जाएंगे तो आइडिया हो जाएगा, लिस्टेड कंपनीज क्वार्टरली भी बनाती हैं। सिर्फ सैलरी नहीं होती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फिर वो बेनिफिट्स में कहीं पर कुछ रीइंबर्समेंट वाले होते होंगे, किसी को फ्यूल के पैसे मिलते होंगे, किसी को कुछ छुट्टियों के एडजस्टमेंट्स होती होंगी। हमें तो सुनने में आसान लगता है ना, सैलरी सैलरी होती है, और बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। तो कुछ डिटेल्ड कैलकुलेशंस के बाद शायद एक्सपेंस फॉर द ईयर की फिगर निकलती हो सकता है पेरोल डिपार्टमेंट होता है जो सारे एम्प्लॉयज़ को देख रहा होता है, हो सकता है कोई एम्प्लॉयज़ की छुट्टियों के पैसे काटने हो सकता है किसी की कोई बोनस कैलकुलेशन होनी हो। बोनस वो वाला नहीं कह रहा जो प्रॉफिट के शेयर था, कोई बोनस हो सकता है कि कोई टर्म्स रखी हो कि फलाना बोनस फलाना बोनस फलाना बोनस। तो कैलकुलेशंस होने में ना टाइम लग जाता है, पेरोल की अच्छी खासी डिटेल्ड कैलकुलेशंस होती हैं। तो जब तक वो कैलकुलेशंस फाइनल नहीं होती तब तक हम एक रफ फिगर डालकर, हो सकता है जल्दी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के किसी बैंक को देनी हो सकता है किसी काम के लिए चाहिए हो, तो उस वक्त फिर हमें अंदाजन फिगर डालनी पड़ेगी, तो एक्रूड सैलरीज आ जाएगा।
पता नहीं मैं बता क्या रहा था, अभी कुछ बताना नहीं शुरू किया था मैंने। प्रोविजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके लेवल पे चूंकि एनुअल बनती हैं, तो मेरी इस डिस्कशन में आप जहन में साल ही रखिएगा और हम साल के एंड पे खड़े हैं, ठीक है। इस पूरा टॉपिक में तकरीबन तकरीबन हमारी साल के एंड पे खड़े डिस्कशन हो रही है। हमने किसी कस्टमर को खराब चीजें बेची, बुरा ही मान गया, कोर्ट में चला गया, हमारे खिलाफ जज साहब जैसा भी बुरा मान गया, हमारे खिलाफ ही फैसला कर दिया। ईयर एंड पे हम खड़े हैं और जज साहब का ऑर्डर हमारे खिलाफ आ चुका हुआ है कि हमने 5 मिलियन पेनल्टी देनी है। कस्टमर को खराब चीजें बेची, कोर्ट में केस हुआ, जज ने हमारे खिलाफ ऑर्डर किया और अब हमें नोटिस आ चुका है 5 मिलियन पेनल्टी पे करनी है हमने। लायबिलिटी है, बिल्कुल है। एसओएफपी में लायबिलिटी में पेनल्टी पेएबल आना चाहिए। क्यों है ये लायबिलिटी? क्योंकि जज ने ऑर्डर किया, इसलिए लायबिलिटी है। हमने खराब चीजें बेची थी। अच्छा, इसमें अमाउंट में कुछ शक है या पक्का है? क्यों, कैसे पता पक्का? भाई ऑर्डर है 5 मिलियन उसके ऊपर लिखा हुआ है और जज ने कहा जब दिल करे दे देना, कोई डेट भी होगी ना। तो लायबिलिटी की जनरली अमाउंट भी पता होती है और टाइमिंग भी पता होती है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, पता नहीं कितनी लायबिलिटी है, पता है इनवॉइस मौजूद है, पता नहीं कब पैसे देने हैं, पता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। यूटिलिटीज पता नहीं कितनी अमाउंट है बिल की, पता है, इससे नहीं ऊपर ही रहे, बिल आगे हुए, पता नहीं कब पैसे देने, पता है। बैंक लोन लायबिलिटी है, पता नहीं कितनी अमाउंट है, पता है, कब पैसे देने पता नहीं, देखेंगे, पता है। तो लायबिलिटी में जनरली अमाउंट भी और टाइमिंग भी पता होती है। पिछली मिसाल पे वापस, कस्टमर को चीजें खराब बेची हैं, कस्टमर ने कोर्ट में केस किया, कस्टमर का केस हमारे खिलाफ डिसीजन भी हो गया और हमें जज की तरफ से नोटिस आ गया है। ईयर एंड पे खड़े हैं हम, ये पेनल्टी पेएबल हमारी लायबिलिटी है ना, अमाउंट भी पता है और पेएबल टाइमिंग क्या है ये भी पता है। इस पे थोड़ा सा कच्चा डालता हूं मैं। ईयर एंड पे खड़े हैं, कोर्ट में केस अभी पेंडिंग चल रहा है, अमाउंट कंफर्म पता नहीं, कब पैसे देने होंगे नहीं, क्यों नहीं पता? पेंडिंग है। हमने पेनल्टी देनी क्यों थी? जज के फैसले की वजह से या खराब चीजें बेचने की वजह से? खराब चीजें। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसकी फेयर प्रेजेंटेशन अगर हम इस पेंडिंग केस का बैलेंस शीट में कुछ भी शो ना करें, क्यों? केस पेंडिंग है, अभी अभी कहा थोड़ी है, किसी साबित थोड़ी हुआ है, साबित कहां हुआ है? बताओ कहां साबित है कि हमने खराब चीज बेची है? तो बात तो सही है, साबित तो नहीं हुआ, लेकिन क्या फेयर प्रेजेंटेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई लायबिलिटी शो ना हो? फेयर है। अच्छा, फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता हमने खराब चीज बेची है, वकील को भी पता हमने खराब चीज बेची है और उसके खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं शायद, तो हम पर कॉन्सेप्चुअली जिम्मेदारी तो है। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना बताया तो फिर ये फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है ना बताने की? कि अमाउंट नहीं पता, पेंडिंग है, अभी फैसला नहीं हुआ। तो IAS 37 ने प्रोविजन का कॉन्सेप्ट दिया है कि ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट की वजह से लेकिन अभी कच्ची है। क्या कच्ची है? उसकी अमाउंट फाइनल नहीं है, टाइमिंग फाइनल नहीं है। तो IAS 37 ने यह कहा कि लोग इस तरह की बातें कहीं छुपाने ना लग जाएं, तो उन्होंने एक नाम दे दिया प्रोविजन। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी of uncertain timing or amount. Provision is a liability of uncertain timing or amount. और अब से ऑनवर्ड हम अक्सर जो मिसालों के तौर पे नाम इस्तेमाल कर रहे हुआ करेंगे, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ये बहुत कॉमन होगा। प्रोविजन फॉर डैमेजेस,
प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। FR1 में IS 16 पढ़ाते हुए आपसे को वादा किया गया होगा कि ये आगे एक टॉपिक आएगा, वहाँ पढ़ेंगे डिसमेंटलिंग। IS 16 में प्लांट की कॉस्ट के अंदर डिसमेंटलिंग की एक फिगर ऐड होती थी, तो वो अब उसका वक्त आ गया, अब होगा वो वादा पूरा। डिसमेंटलिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ जी, यहाँ तक नोटेड, पक्का ना? ये क्यों काटा मैंने? डाउट होता, अमाउंट कहाँ पता है? हाँ, ये रीज़न है उसको काटने की। एक्सपेंस बनेगा, अच्छा, और रीज़न? अरे यार, रीज़न ये नहीं है रीज़न। अरे इतना क्लियर रीज़न है। ये लायबिलिटी है? नहीं, ये लायबिलिटी नहीं है। यहां पर प्रोविजन का वर्ड ना सिर्फ अंदाजे वाला इस्तेमाल हो रहा होता है, लायबिलिटी थोड़ी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसलिए ये जो इस वक्त हम यहां पर IS 37 में प्रोविजन पढ़ रहे हैं, उसमें ये वाली नहीं है। नाम बेशक इसमें प्रोविजन होता है, लेकिन वो ये नहीं है, क्योंकि यहां तो हम वो प्रोविजन पढ़ रहे हैं जो लायबिलिटी, तो ये नहीं है यहां डिस्कस। तो मैं बता दे रहा था कोर्ट केस की। तो IS 37 ने प्रोविजन का कॉन्सेप्ट बताकर हमें यह चाहा है कि जब हरकत भी हो गई जिसकी वजह से केस हुआ है, पता भी है तुमने खराब चीजें बेची हैं, पता है पेनल्टी देनी है, तो जज साहब का ऑर्डर आने का इंतजार क्यों कर रहे हो? पता तो है, मतलब इसमें यह कहने का क्या मतलब है कि पता नहीं है, देखें ऑर्डर आ, देखें ना, एक स्टूडेंट पेपर ही 15 नंबर का करके आया, ये आपकी बात नहीं हो रही, आप तो पास हैं, वैसे किसी की बात कर रहा हूं। एक स्टूडेंट पेपर ही 15 नंबर का करके आया, उसको कह भी रहे हैं बेटा पढ़ लो, कहते जी रिजल्ट थोड़ी आया है अभी, तो कहते तुम फेल हो नहीं, अभी रिजल्ट थोड़ी आया भाई, पेपर किया 15 नंबर का, तो रिजल्ट आने का क्या इंतजार है? तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारे खिलाफ ही फैसला आएगा। तो ये जो प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं भी मिसाल दे रहा था, ये मिसाल थी कि हमारे खिलाफ केस मौजूद है, खराब चीजें हमने बेची हुई हैं, तो जज के फैसले आने का इंतजार ना करें, उसको पेबल नहीं कह रहे ना, से प्रोविजन फॉर डैमेजेस कह के बैलेंस शीट में दिखा दें। उसकी मिसाल हमने कस्टमर्स को गुड्स बेची और बड़े वादे कर करके बेची, यानी वारंटी देकर बेची। कस्टमर्स को कहा कि कोई भी खराबी हुई वापस ले आइएगा, हम ठीक कर देंगे, वारंटी होती है ये। अच्छा, वारंटी नॉर्मली, बल्कि नॉर्मली नहीं, उन्हीं चीज़ों की होती है जिसका उनकी मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक, यानी अगर मोबाइल की वारंटी है तो वो वारंटी ये है कि अगर चोरी भी हो गया तो हमसे आके जान के उसको आग में फेंक दें, तो जो वो उसकी फंक्शनैलिटी क्लेम कर रहे होते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो वो वारंटी क्लेम होती है। तो अगर हमने कस्टमर को गुड्स बेची और इस वादे पे बेची कि ख़राब हुई तो हम फ्री रिपेयर करके देंगे,
अब ऐसे में कोई कस्टमर हमारे पास गुड्स ले आए और उसमें ख़राबी नज़र आ जाए तो हमें वो रिपेयर करना पड़ेगा। हमें रिपेयर ना सही चले, मैं मिसाल बदल लेता हूँ, हो सकता है हमने कस्टमर्स को कहा कि कोई ख़राबी निकले हम आपको 1000 रुपये अपनी जेब से कंपनसेशन देंगे। कस्टमर ख़राब चीज़ ले आया, ख़राबी उसमें पता चल गई, 1000 रुपये कस्टमर को देना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई ना, जिम्मेदारी है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम ईयर एंड पे खड़े हैं, कस्टमर को ख़राब चीज़ें बेच चुके हुए हैं और हमारा पास्ट रिकॉर्ड है कि चीज़ें ख़राब होती ही होती हैं, चलो सारी ना सही कुछ ख़राब होती होती हैं और क्लेम आते ही आते हैं, तो हम कस्टमर के आने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम अंदाज़ा लगा के लायबिलिटी दिखा देंगे। ये प्रोविजन फॉर रिपेयर्स का कॉन्सेप्ट। बाकी तफसील में तो जाना ही है, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उनका, ये आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो इसको मैं अभी फिर समझा भी नहीं रहा, मेनली मैं उन्हीं की मिसालें दूंगा। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लेकिन वो पक्की लायबिलिटी नहीं है, अभी कच्ची है। लेकिन क्यों है लायबिलिटी? क्योंकि कोई ना कोई पास्ट इवेंट हो चुका हुआ है जिसकी वजह से हम पे जिम्मेदारी आ चुकी हुई है। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। ठीक है जी, डिफाइन हो गए प्रोविजन। करना क्या है अब? रिकग्निशन। अच्छा, इसमें ना हेडिंग्स छोटी छोटी बहुत सारी हैं, तो मैं उनकी नंबरिंग दे दूंगा ताकि जरा कंट्रोल रहे। मैं इसको नंबर 1 कह देता हूं, रिकग्निशन। नॉर्मली स्टैंडर्ड्स में हेडिंग रिकग्निशन का क्या मतलब होता है, क्या बताया जा रहा होता है उसमें? रिकग्निशन, हाँ, कब और कैसे रिकॉर्ड करना है, ये रिकग्निशन होती है। और मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट क्या, उसकी मेजरमेंट अमाउंट क्या होती है? तो प्रोविजन की रिकग्निशन, प्रोविजन शैल बी रिकग्नाइज्ड। प्रोविजन को रिकग्नाइज कर लेंगे, यानी प्रोविजन की अकाउंटिंग कर लेंगे। रिकग्नाइज करने का मतलब है उसको अकाउंट फॉर कर लेंगे। when all of the following conditions are met। अच्छा, ये मैं आपको सारा लिखवाऊंगा ही, वो IS 10 बस बीच में से मैंने किताब से पढ़ाया था। इसी तरह से आगे 1-2 IS और हैं जो छोटे छोटे हैं, वो कुछ मैं आपको किताब से पढ़ा दिया करूंगा, वरना आपको प्रॉपर सिर्फ नोट्स ही बनवाऊंगा, यानी सारा कुछ आपके रजिस्टर पे ही चला रहा हूँ। तो प्रोविजन को रिकग्नाइज कर लेंगे, क्या मतलब रिकग्नाइज कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे अगर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। पहली, एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अभी केस पेंडिंग है, तो क्या 100% कंफर्म है कि हमारे खिलाफ फैसला होगा? नहीं, हो सकता है कि दूसरी पार्टी के पास प्रॉपर एविडेंस ही ना हो सकता है। हो सकता है हमारे वकील के पास इतना टैलेंट हो कि वो किसी लॉ में से कोई ऐसा पॉइंट निकाल के ले आए कि उस केस को खारिज करवा दे, हो सकता है। तो 100% कंफर्म तो नहीं है। कंफर्म कब होगा? जब डिसीजन आ जाएगा। तो अगर डिसीजन आने का इंतजार ही करवाना था तो फिर IS का मकसद क्या है? तो IS कह रहा है कंफर्म ना भी सही। अच्छा, किसी भी चीज के पक्का होने में एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, कितने % चांसेस को कहते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट ने पेपर दिया है, वो आपकी बात नहीं हो रहा, किसी की बात हो रही है, उसको अपने पास होने की कितनी उम्मीद हो तो उसको कहना शुरू कर देना चाहिए हाँ जी हो जाएगा पास? 50% से बिल्कुल सही है।
तो आईएस ने भी कहा कि इट इज 50% से ज्यादा। उस 50% से ज्यादा के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो प्रोबेबल है, इट इज प्रोबेबल। It is probable that outflow of economic resources will be required to settle the obligation। और अमाउंट कब पता चलेगी? जब डिसीजन आएगा। तो फिर अब डिसीजन तो भी नहीं आया, तो एंट्री करनी है, तो अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो तीसरी कंडीशन ये है, रिलायबल एस्टिमेट ये दूसरा भी नहीं पूरा ना कराया। अच्छा, मजे का नहीं लगेगा ऊपर लिखा हुआ 1 2 3। अच्छा चलें लिख देते। भैया जो बच्चे नोट नहीं कर रहे होते बाद में सेल्फियां ले रहे होते हैं, फिर ध्यान रखना है ये 1 2 3 ऊपर लिखा हुआ है, रिलायबल एस्टिमेट। मैं ज़बानी बता देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऊपर लिखा हुआ, ज़बानी बताता हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचे, मैं ज़बानी बताता हूँ। 2 तक लिख लें, फिर मैं आगे तीसरा पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट 2 तक, हाँ जी उस कमरे में। पॉइंट 3 बताऊं, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन बी मेड, कैन बी मेड। तो प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना, प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करने का मतलब है, ये तीसरी कंडीशन लिख लें, तो प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि कुछ ना कुछ डेबिट और प्रोविजन फॉर कुछ ना कुछ क्रेडिट। प्रोविजन फॉर कुछ ना कुछ है, कोई चीज कभी रिपेयर्स होगी, कभी डिसमेंटलिंग होगी, ये मतलब है प्रोविजन रिकॉर्ड करने का, नहीं सॉरी रिकॉग्नाइज करने का, कि कोई चीज डेबिट हो रही होगी और प्रोविजन फॉर समथिंग क्रेडिट हो रही होगी। ये मतलब है प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करने का। डेबिट जो कि ज्यादातर एक्सपेंस डेबिट हुआ करेगा, लेकिन एक सिनेरियो में एसेट भी डेबिट होता है। तो एक्सपेंस या एसेट डेबिट, और प्रोविजन फॉर जिस चीज की भी प्रोविजन बन रही है, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, जिस चीज की भी बन रही है प्रोविजन फॉर दैट चीज क्रेडिट। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन का मतलब है उसको रिकॉर्ड कर लेना। कब कर लेनी है ये एंट्री? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल हो कि आउटफ्लो होगा, और रिलायबल एस्टीमेट लग सकता होगा। अच्छा अभी एक बात की थी, दोहरा देता हूं, बार बार दोहराऊंगा ताकि पक्का बैठ जाए दिमाग में। ये जो सारी डिस्कशन हो रही है ना, ये जो प्रोविजन का वर्ड भी आईएएस को लगा के लोगों को बताएं, ये जनरली हम ईयर एंड पे खड़े हुआ करेंगे, क्योंकि अगर अभी अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं हुआ और केस चल ही रहा है, तो हमने कौन सी आवाम को पल पल की खबर देनी है कि प्रोविजन बनाने शुरू कर दें। फैसला आएगा तो एंट्री कर लेंगे। कौन से अकाउंटेंट को परेशानी हो रही है, वो फोन पे लाइव है वकील के साथ, अब बताओ क्या हुआ, तो कोई जल्दी थोड़ी है, फैसला आएगा तो कर लेगा एंट्री। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ रही है? ईयर एंड आ गया हुआ है और चीजें अभी तक पेंडिंग है, तो ये कॉन्सेप्ट बनाने पड़ रहे हैं कि जो तो पक्के पक्के फैसले हैं वो तो पेएबल है, लेकिन जो कच्चे कच्चे हैं उनको कहीं हम भूल ना जाएं,
उनको हम कहीं बुक्स में से ना गायब कर जाएं, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बने हमें। तो जनरली हम इन सारी डिस्कशन में, जनरली, हमेशा नहीं क्योंकि ये ईयर एंड से पहले की चीज है, तो जनरली इस टॉपिक में हम ईयर एंड पे ही खड़े हुआ करेंगे। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी जिसकी अमाउंट ऑफ टाइमिंग कच्ची है और उसको अकाउंट फॉर कर लेंगे। डेबिट नॉर्मली एक्सपेंस या एसेट होगा, और प्रोविजन फॉर समथिंग क्रेडिट कब, जब ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएं। एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट की वजह से, आउटफ्लो प्रोबेबल है और रिलायबल एस्टीमेट है। अब ना इसको करते हैं एक्सप्लेन, और इन तीन कंडीशंस में से ये मैं तीन चीजें हाईलाइट कर रहा हूं, इनको हम एक्सप्लेन करने लगे। इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करने लगा हूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट और प्रोबेबल आउटफ्लो। इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करने लगा हूं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट और प्रोबेबल आउटफ्लो, इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पॉइंट 3 जो अंग्रेजी से मतलब समझ आ रहा है वही अंग्रेजी वही मतलब है। क्या समझ आ रहा है कि अंदाजा लग सकता हो बस, तो उसको एक्सप्लेन क्या करना है। तो इसलिए इनमें से इन तीन चीजों को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये जो कंडीशंस बताई हैं इनकी एक्सप्लेनेशन पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को। पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की शान में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहले उधर उस वाली शीट पे, उस रूम में बच्चे वो तीनों कंडीशन नोट हो गई, सबने कर लिया? कैमरा इस वाले बोर्ड पे कर लें। लिखवाता हूं, पहले भी एक दफा मिसाल दी थी, दोबारा बताता हूं। सिग्नल तोड़ दिया, आगे वार्डन खड़ा था, रोक लिया, उसने सलाम दुआ की, हमें लगा अच्छा जानने वाला सलाम दुआ कर रहा है, वो लाइसेंस मांग लिया। तो जो चालान होगा वो इसलिए हो रहा है कि पकड़े गए, या इसलिए हो रहा है कि सिग्नल तोड़ा था? सिग्नल तोड़ा था। अच्छा, ये तो सिग्नल तोड़ा था, हमें खुद भी पता, जान के सिग्नल तोड़ा था, और सामने ही कुछ सेकंड बाद वार्डन भी आ गया, ये तो उसी वक्त मौके पे पता चल गया। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि घर एक लेटर पहुंचेगा या मैसेज आ जाएगा, तस्वीर होगी कि वो फलाना सिग्नल था, ये दिन था, तो इतने बजे थे, वो पिक्चर खींच के भेज देते। जिस वक्त सिग्नल तोड़ा था उस वक्त शायद अंदाजा नहीं था, लेकिन 15-20 दिन के बाद जब घर चालान पहुंचा, वो कैमरा में कैच हो गया था, तब ख्याल आ रहा है ये तो ख्याल ही नहीं रहा था, हमें तो अंदाजा नहीं था हमने सिग्नल तोड़ा है, अब चालान तो देना पड़ेगा। तो वो चालान इसलिए हो रहा है कि हमें घर चालान मिल गया है या सिग्नल तोड़ा था? जब सिग्नल तोड़ा था तब तो ख्याल ही नहीं था कि सिग्नल तोड़ा है, तो फिर जान के तो नहीं तोड़ा था? नहीं, लेकिन हमने जान के नहीं तोड़ा था और उस वक्त पता भी नहीं था कि सिग्नल टूटा है, वो तो 15-20 दिन बाद घर चालान पहुंचा है तो पता चला है। तो अब बेशक हमें तब नहीं पता था, लेकिन चालान आने से साबित हो गया कि वाकई सिग्नल तोड़ा था। लिखें पॉइंट नंबर 1, ये मैंने हेडिंग दिया ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो इसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, ये पॉइंट नंबर 1 बताने लगा हूं। ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट
obligation is present if obligation is present if it exists at year end, if it exists at year end, even if related evidence, even if related evidence is obtained, even if related evidence is obtained after year end. और ये आफ्टर ईयर एंड के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्या मतलब आफ्टर ईयर एंड का, IS10 फेज, वो जो IS10 फेज है ना, वो मुराद है कि हमें अगर IS10 फेज में भी सबूत मिल रहा है और उससे साबित हो रहा है कि हाँ ईयर एंड पे हमारी गलती मौजूद थी, तो फिर ईयर एंड पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी। ये मतलब है इस पॉइंट का। इस पॉइंट की अंग्रेजी पढ़ के देख लीजिए बेटे, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी, पहला पॉइंट, हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का सबूत अगर IS10 फेज में भी मिल रहा है तो फिर भी ईयर एंड पर है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझाने के लिए ना मैं आपको मिसालें पक्की लायबिलिटी की भी देने लगा। मतलब मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप कहें ये एग्जांपल ये प्रोविजन तो नहीं है, पक्की लायबिलिटी की मिसाल दूंगा सिर्फ दूसरा पॉइंट समझाने के लिए। क्रेडिटर लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि गुड्स क्रेडिट पर खरीदी थी, गलती हो गई यार, आंदा नहीं खरीदेंगे उस बंदे से, फिर भी लायबिलिटी है। तौबा हमारी, अब इसके साथ डील ही नहीं करनी आइंदा, फिर भी लायबिलिटी है। कंपनी बंद करो, निकले यहां से, फिर भी लायबिलिटी। तो आइंदा हम जो मर्जी करें, ये जिम्मेदारी हमारे सर पर है क्योंकि गुड्स खरीदी थी, हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, क्रेडिटर माफ कर दे तो और बात है, हम नहीं कर सकते अवॉइड, हमें करना ही करना है पे। और मिसाल, बैंक से लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी है? नहीं लेंगे आइंदा लोन, फिर भी है। बंद कर दें बिजनेस, फिर भी है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो होती है जो हमारे सर पर जिम्मेदारी है, अवॉइड नहीं हो सकती, हम जो मर्जी कर लें अवॉइड नहीं हो सकती। तीसरी मिसाल, लोन लेने का इरादा है, अभी लोन लिया नहीं है, हमारी लोन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? क्यों? और थोड़ा डिफरेंट जुमला सुनना चाह रहा हूं मैं। अच्छा चले मैं खुद ही बता देता हूं, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? हम लोन ना लें, यानी हमारे लोन लेने या ना लेने पे डिपेंडेंट है, हमारे लोन लेने ना लेने पे डिपेंडेंट है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो होती है जो हमारे किसी फ्यूचर एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। जो से पहले मिसालें दे रहा था, हम आइंदा नहीं खरीदेंगे इससे, भाई खरीदो चाहे ना खरीदो, पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले खरीदी थी। हम आइंदा नहीं लेंगे लोन इस बैंक से, आइंदा लोन लें चाहे ना लें, वापस तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले लोन ले लिया था। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो होती है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें अवॉइड नहीं कर सकते, यानी हमारे किसी करने या ना करने पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखें, ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट, ऑब्लिगेशन इज प्रेजेंट if it exists, if it exists at year end, obligation is present if it exists at year end independently
independently of entities, ये वो entities apostrophe s वाला, entities future actions, entities entity ये वाला entities future action, यानी हमारी ऑब्लिगेशन प्रेजेंट उस सूरत में होगी अगर वो हमारे किसी एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। हम चाहे आइंदा लोन लें चाहे ना लें, चाहे बिजनेस चलाएं चाहे बंद करें, हमें वो खर्चा करना ही करना है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो हमारे किसी फ्यूचर एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने कोई एसेट लगाया और गंद फैला दिया, पोल्यूशन फैला दी। अब गवर्नमेंट की ज़मीन है, हम पोल्यूशन फैला चुके, गवर्नमेंट ने कहा साफ करवाओ जगह, हम आइंदा गंद नहीं फैलाएंगे, फिर भी साफ करवाना पड़ेगा क्योंकि गंद फैला चुके हैं। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है जो हमारे फ्यूचर एक्शन पे डिपेंडेंट ना हो। तीसरा पॉइंट, घर की बेल बजी तो उठ के दरवाजा किसने खोलना है? नहीं, वो छोटा दरमियाना बड़ा कोई भी हो सकता है। अच्छा, बेल बज रही है और कोई उठ नहीं रहा, सब गुस्से से किसको देखेंगे? जो भी तरतीब बनी हुई है कि जी देखें ना, अगर बेल बजती है और चलो छोटा भाई उठ के दरवाजा खोलता है, तो अब अगर वो नहीं किसी वजह से उठा या उसने आवाज नहीं सुनी तो सारे गुस्से से उसको देखेंगे भाई, क्यों है? अच्छा चले एक और मिसाल, पानी की मोटर चलाने की किसी की जिम्मेदारी लग गई, जिसकी भी लग गई, तो अब अगर अबू वॉशरूम में थे और टंकी खाली हो गई तो गुस्सा किस पे होगा? कहाँ, मतलब उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा था इसकी जिम्मेदारी, क्यों है? क्यों? अच्छा चलें एक और मिसाल, कोई दोस्त है जो हर मुश्किल में ना मदद करता है, पैसों की जरूरत हो मदद करता है, वो अब की बार वो मदद नहीं कर रहा, तो उस पर गुस्सा आएगा? नहीं आएगा भैया, आएगा गुस्सा? नहीं आएगा गुस्सा? नहीं, फिर ये जो कह रहे हैं नहीं आएगा, कभी उन्होंने फेस की नहीं है सिचुएशन, पक्का आएगा, बाकी दोस्तों पे भी गुस्सा आएगा, तो फिर उस पर क्यों गुस्सा आ रहा है? अच्छा, इन तीनों मिसालों के अंदर हम पुलिस में केस कर सकते हैं, मतलब अगर छोटा भाई उठ के दरवाजा नहीं खोल रहा तो पुलिस में रिपोर्ट FIR हो सकती है, कोर्ट में केस जा सकता है। अगर जिसने मोटर चलानी थी उसे नहीं चलाई तो कोर्ट में केस हो सकता है? नहीं। दोस्त ने एन मौके पे मदद नहीं की, कोर्ट में केस हो सकता है? नहीं। तो फिर हम उनको बुरा क्यों कह रहे हैं? फिर उन पर गुस्सा क्यों है? क्यों एक्सपेक्टेशन बनी हमें उनसे? क्योंकि वो पहले उन्होंने हमारी आदतें खराब की, तो उनके पास्ट एक्शंस की वजह से हम एक्सपेक्ट करने लग गए कि एक्शन परफॉर्म करेंगे, और अब वो भी अपने आप को ना देखो ना, जैसी बेल बजती है तो जो छोटा हर वक्त जाके दरवाजा खोलता है उसको अपने ऊपर वाकई जिम्मेदारी लगनी शुरू हो जाती है, वो वाकई उठेगा, उसको लगेगा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो उसकी खुद के ऊपर ली हुई जिम्मेदारी है, और उसने वो जिम्मेदारी साबित की है पास्ट एक्शन से। लेकिन अगर वो पूरी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो सकता है, इसका मतलब कानून की नजर में वो जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अगर कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था
कि हमने चीजें आपको डिलीवर करनी है, कॉन्ट्रैक्ट में तय था। अब अगर हमने चीजें डिलीवर नहीं की तो लीगल एक्शन हो सकता है, अब हो सकता है। तो ये वादा पूरा ना करना अब लॉ की नजर में भी गलत है। तो जो ऑब्लिगेशन होती है ना, वो अगर लॉ की नजर में भी ऑब्लिगेशन हो तो वो लीगल ऑब्लिगेशन है। IS 37 में यहां जो हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कह रहे हैं, तो IS 37 ये कह रहा है कि हम ऑब्लिगेशन उसको भी मान रहे हैं जिसको लॉ ऑब्लिगेशन मानता है, और हम ऑब्लिगेशन उसको भी मानेंगे जो बिजनेस ने खुद अपने जिम्मे ले ली होगी। तो जो लॉ भी जिसको ऑब्लिगेशन मानता है उसको कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, और जो खुद हमने अपने जिम्मे ले ली है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो हम लॉ तो पढ़ नहीं रहे, हम तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग के मुताबिक ये जो पहली कंडीशन है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। यानी अकाउंटिंग की नजर में फॉर दिस IS 37 ये भी ऑब्लिगेशन ही है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है, नाम से ये लग रहा है, ये इट डेराइव्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है, लेजिस्लेशन। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वो होती है वो छोटा बेटा, छोटा भाई, या चलो कोई बेटी के जिम्मे भी काम हो सकते हैं, आप कहें कि जी, तो उसने अगर पहले दिन इनकार कर दिया होता है तो आइंदा फिर उसको काम, 2-4 दफा इनकार कर दिया होता तो आइंदा उसको फिर काम ना कहा जाता। तो मैं आपको ये कह नहीं था कि इनकार करें, लेकिन नेकियां मिल रही होती हैं। लेकिन उसने ये अपनी जिम्मेदारी क्यों ली, क्योंकि उसने अपने एक्शंस से साबित किया कि हाँ मेरा ही जिम्मा है। तो इट डेराइव फ्रॉम एंटिटीज एक्शंस। ये एंटिटी ने अपने एक्शन से खुद अपने सर जिम्मेदारी ली होती है। अच्छा, ये तो खैर मोटर की और दरवाजे की मिसालें हो गई। कंपनी ने कस्टमर को गुड्स डिलीवर भी करके देनी है और इंस्टॉल भी करके देनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होने की वजह से, बल्कि नहीं, ये मैंने मिसाल गलत दे दी, IFRS 15 में इसको अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, मिसाल बदलता हूं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर चीजों में खराबी निकली तो हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर कर देंगे। अगर खराबी निकल आए तो रिपेयर करके देना लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर बाप दादा के जमाने से हमारी प्रैक्टिस चली आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा होता, फिर भी कस्टमर एक बार चीज ले आए हम कर देते हैं रिपेयर, तो अब रिपेयर करना, क्योंकि हमने अपने एक्शन से यह साबित किया है। तो इट डराइव्स फ्रॉम एंटिटीज एक्शंस वेयर बाय an established past practice published policies or specific current statement। past practice, published policies
या खुद ऐलान कर दिया हो, इनमें से कुछ भी लीगल चीज नहीं है। हम पास प्रैक्टिस है कि कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर दिया करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हमारी पास प्रैक्टिस है। पब्लिश्ड पॉलिसीज, अच्छा पब्लिश पॉलिसीज वो जो ऑफर और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस, जो ऑफर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में नहीं आ रही। जैसे हो सकता है कि कंपनी ने ये पॉलिसी पब्लिश की हुई हो कि हम अपने वर्कर्स को लंच दिया करेंगे, हम लंच दिया करते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। जब उस वर्कर को हायर कर रहे थे तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, इसलिए ये ऑफर एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा। लेकिन पब्लिश पॉलिसी है कि हम खाना दिया करेंगे, बाद में वो अपने पॉलिसी चेंज कर दी, तो उस पर कोई लीगल एक्शन है नहीं। तो ये पब्लिश्ड पॉलिसीज हैं कि हमने खुद ही कहा था खाना देंगे तो फिर देंगे भी, हमने पॉलिसी पब्लिश की थी। सेठ साहब ने ऐलान कर दिया कि इस फैक्ट्री के सारे वर्कर्स हमारी फैमिली हैं, किसी को कोई मुश्किल परेशानी होगी तो हम साथ खड़े हैं उनके, तो ये सेठ साहब ने ऐलान कर दिया। तो अब अगर वो साइड पे हो जाए सेठ साहब तो लीगल एक्शन नहीं होगा। तो ये वो चीजें हैं जो लीगल नहीं हैं, लेकिन इन चीजों के होने से क्या हुआ, क्यों बन गई ऑब्लिगेशन? सारे छोटे को तो क्यों देख रहे हैं, दोस्त मदद नहीं कर रहा, तो हमें उम्मीद बन गई हुई है। तो एंटिटी ने पास्ट प्रैक्टिस, पब्लिश पॉलिसीज या स्टेटमेंट से लोगों को उम्मीद दिलाई है कि हां हम खर्चा करके देंगे, हां हम आपको रिपेयर कर देंगे, हां हम खाना खिलाया करेंगे, हां अगर वर्कर जख्मी हुआ तो हम इलाज करवाएंगे, हमने लोगों को उम्मीद दिला दी हुई है। तो वेयर बाय एंड एस्टैब्लिश पास्ट प्रैक्टिस, पब्लिश पॉलिसीज या करंट स्टेटमेंट, एंटिटी हैज indicated that it will accept certain responsibilities। अच्छा जगह मेरे पास खत्म हो गई, यहां तक पहुंचे, मैं फिर ज़बानी बताता हूं, यहां तक पहुंचे तो बताता हूं। यहां तक पहुंचे। एंड एज अ रिजल्ट, एंड एज अ रिजल्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद चल रहा है। एंड एज अ रिजल्ट इट हैज रेज्ड, इट हैज रेज्ड या क्रिएटेड एक ही बात है, अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, a valid expectation that it will discharge those responsibilities, that it will discharge those responsibilities। A valid expectation that it will discharge those responsibilities। तो एंटिटी ने अपनी पास्ट हरकतों से या खुद ऐलान करके ये उम्मीद खुद ही दिलाई है कि हम ये जिम्मेदारी अपने सर लेंगे, तो ये होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन।
तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होती है? जो ईयर एंड पर मौजूद है, बेशक हमें उसका सबूत IAS 10 फेज में मिले, और ईयर एंड पर मौजूद है, और उसको हम प्रेजेंट तभी कह रहे हैं जब हम उसको अवॉइड नहीं कर। तीन बातें की है ना मैंने। एक मैंने कहा है कि ईयर एंड पर ऑब्लिगेशन है, बेशक सबूत IAS 10 फेज में मिले। दूसरी बात, हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे किसी फ्यूचर एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। और तीसरी बात, IAS 37 में उसको तो ऑब्लिगेशन कह ही रहे हैं जिसको लॉ भी ऑब्लिगेशन कहता है, इसको भी ऑब्लिगेशन माना जा रहा है। जी अगर पहले वाले पॉइंट में हमें IAS 10 फेज गुजरने के बाद पता चला, तो फिर वो अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगा। मतलब जिस साल नहीं पता चल सका तो कोई बात नहीं। दूसरी क्या चीज थी? पास्ट इवेंट। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में ये तीन बातें ही थी। पास्ट इवेंट में भी मेनली एक ही बात है, दो हैं वैसे तो, लेकिन मेन बात जो है वो पास्ट इवेंट समझाता हूं। अब ये जो मैंने तीन चीजें हाईलाइट की थी ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट और प्रोबेबल आउटफ्लो, तो प्रोविजन की रिकग्निशन तीन कंडीशंस हैं। इनमें से ये तीन चीजें मैंने हाईलाइट की थी कि इनको एक्सप्लेन करने लगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन डन, पास्ट इवेंट समझाने लगा हूं। अच्छा, पॉइंट वन की मैं अंग्रेजी लिखवा तो दूंगा, लेकिन उस अंग्रेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये मिसाल अगर समझ आ जाए तो वो अंग्रेजी ना भी लिखवाऊं तो चलेगा, खैर लिख दूंगा, लेकिन मेनली मैं आपको इस मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। गुड्स की मिसाल दे रहा हूं। कस्टमर ने हमसे इंक्वायरी की कि आपके पास फलानी चीज़ें हैं। ये जनवरी का वाक़या है। हमने उसको रिस्पॉन्ड किया, हमारी नेगोशिएशन हुई, कस्टमर को रेट पसंद आया, कस्टमर ने हमें परचेज ऑर्डर सेंड कर दिया। मार्च में हमने गुड्स डिलीवर की मई में। गुड्स खराब थी, कस्टमर को बुरा लगा, कस्टमर ने केस फाइल कर दिया डैमेजेस के लिए अगस्त में। सबूत भी उसके पास हैं। डैमेजेस पे करना हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्यों बनी? क्योंकि हमने खराब चीजें बेची थी। ठीक है, फिर कह रहा हूं, हम ये टॉपिक नॉर्मली कब डिस्कस कर रहे हैं? ईयर एंड पे। ठीक है, शाबाश, हम नॉर्मली ईयर एंड पे खड़े हुआ करेंगे। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड और उसकी कंडीशंस हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट, फिर कह रहा हूं ये टॉपिक नॉर्मली कब डिस्कस हो रहा है? ईयर एंड पे। अगर हमारी कंडीशंस में है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तो हम किसी इवेंट को पास्ट किस सूरत में कह रहे हैं? जब वो ईयर एंड तक हो चुका हुआ है। ठीक है, ईयर एंड जून है, ये अकाउंटिंग ईयर एंड। ईयर एंड पे खड़े हम, डैमेजेस पे करना हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है,
एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये जुमला सही है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्यों? क्योंकि पास्ट इवेंट हो चुका। ईयर एंड अप्रैल है, हम ईयर एंड पे खड़े हैं, डैमेजेस पे करना हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये भी तो इवेंट ही है, गुड्स खरीदी, ऑर्डर आया था, कस्टमर से बातचीत हुई थी। हाँ जी, अरे लेकिन कस्टमर ने ऑर्डर दिया था तो हमने गुड्स दिए ना। ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता था। अच्छा, सही है। अच्छा, इनको हम क्यों नहीं कह रहे पास्ट इवेंट? वो भी तो पास्ट में होने वाले इवेंट्स हैं, पास्ट है ना, तो हम क्यों नहीं कह रहे कंडीशन पूरी हो गई? ठीक है, शाबाश। हम जब कह रहे हैं ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, तो पहली बात, पास्ट किसको कह रहे हैं हम? ईयर एंड तक हो चुका हो। लेकिन इस सेंटेंस में एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, हम किस इवेंट के हो चुके होने की बात कर रहे हैं? जिस की वजह से ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, उसको कहते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट। तो इस कंडीशन के अंदर एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इस कंडीशन के लिए वो इवेंट का पास्ट होना जरूरी है जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, और पास्ट होने का मतलब ईयर एंड तक हो चुका हो। तो अभी जो मैंने मिसाल अप्रैल 26 को ईयर एंड कहा है, एट ईयर एंड कंडीशन पूरी हो रही है। क्यों नहीं? क्योंकि जिस इवेंट की वजह से ऑब्लिगेशन अराइज होनी है वो इवेंट पास्ट नहीं हुआ। और अगर ईयर एंड जून होता तो अब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों है? क्योंकि ईयर एंड से पहले वो इवेंट हो चुका हुआ है जिसकी वजह से ये ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है। एक और मिसाल, अच्छा एक और मिसाल देता हूं, ये मिसाल लिख लें, और जो मैंने इससे आपको बात समझाई है, बेटे समझ आई है? पक्की बात है? तो इस मिसाल को लिख के ना, जो मैंने आपको बात समझाई थी जून ईयर एंड रख के, अप्रैल ईयर एंड रख के, वो थोड़ी सी लिख लें, कुछ कुछ ऐसे दो चार अल्फाज लिख लें जो आपको बाद में भी मिसाल समझ आए। फिर मैं वो गुड्स वाली मिसाल, प्लांट वाली मिसाल भी बताता हूं।
हाँ जी, काली वाली मिसाल लिख ली, ये नीली वाली मिसाल समझे। हमने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जनवरी 26 में, और गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको इजाज़त है इस इलाके में पावर प्लांट लगाने की, लेकिन 20 साल बाद आपने प्लांट उखाड़ कर लेकर जाना है, जगह साफ सुथरी करके जाना है, अगर शर्त कबूल है तो आ जाओ लगा लो प्लांट। ये गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, हमने प्लांट खरीद लिया और प्लांट इंस्टॉल कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने 20 साल के बाद प्लांट को डिसमेंटल करना है, डिसमेंटल यानी प्लांट को उखाड़ना है, तो प्लांट उखाड़ने पे खर्चा भी होगा। ये खर्चा करना है तो 20 साल बाद, लेकिन ये खर्चा करना हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि हमने इसी शर्त पे ही प्लांट लगाया था, और अब ये खर्चा हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर बिजनेस बंद करके भागने लगे तो गवर्नमेंट के जाओ वापस आओ, ये प्लांट उखाड़ के जाओ यहाँ से, तो अब हम ये खर्चा अवॉइड नहीं कर सकते, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लेकिन इस ऑब्लिगेशन बनने का रीजन उनमें से क्या है? कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, प्लांट खरीदना या प्लांट लगाना? हाय 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 हाय। अच्छा, फिर सोच ले। अच्छा चलें एक एक करके चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होना नहीं है। क्यों? प्लांट का उखाड़ना अवॉइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, प्लांट का उखाड़ना अवॉइड हो सकता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर हम अभी बिजनेस बंद कर दें तो गवर्नमेंट कहेगी इधर उधर उधर लगाओ प्लांट, शाबाश हम प्लांट खरीदेंगे लगाएंगे, चलो बस ले जाओ यहां से। भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो तोड़ दिया। हाँ, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोई पेनल्टी हो, लेकिन प्लांट उखाड़ने का खर्चा अवॉइड हो सकता है, हो सकता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, प्लांट उखाड़ने का खर्चा पक्का होगा ही होगा, या अवॉइड हो सकता है? प्लांट खरीद लिया, अभी भी अवॉइड हो सकता है, ना लगाएं हम प्लांट वापस ले जाएं, अब अवॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट एक बार इंस्टॉल कर लिया, अब उखाड़ना ही पड़ेगा। तो इस मिसाल में ऑब्लिगेटिंग इवेंट कौन सा है? प्लांट का इंस्टॉल कर लेना, ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट। काली वाली मिसाल में ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट, ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ऑब्लिगेटिंग इवेंट का कॉन्सेप्ट बेटे आया समझ? उस रूम में बच्चों को पूछना है, वहां पूछना है किसी ने कुछ? चलें ठीक है, यहां से कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।